नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भाजपा ने इस रोमांचक मुकाबले में, इस करीबी मुकाबले में आखिरकार जीत हासिल कर ही ली। जी हां, भाजपा के कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 3000 और कुछ वोटों से शिकस्त दी और एक तरीके से कहें कि नाथ के गढ़ में कांग्रेस को फिर बैकफुट पर जाना पड़ा। बड़ा दिलचस्प रहा। काउंटिंग का दौर भी शुरुआती चरणों में भाजपा आगे रही तो उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी, और एन मोमेंट पे जैसा क्रिकेट में होता है वैसा आखिरी के ओवर में पूरा गेम पलट गया, आखिरी के चरणों में पूरा गेम पलटा और भाजपा ने अमरवाड़ा का गढ़ जीत लिया है। इस जीत के मायने क्या हैं, कांग्रेस इस पर क्यों आपत्ति दर्ज कराए, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 16 साल बाद जीत दर्ज की। आखिरकार उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को करीबी मुकाबले में 3027 वोटों से शिकस्त दी। शुरुआती रुझानों में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह बढ़त बनाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आखिरी राउंड तक वो ये बढ़त बनाने में कामयाब रहेंगे और जीत दर्ज करेंगे, लेकिन 17वें राउंड के बाद धीरेन्द्र शाह पिछड़ गए। वहीं अंतिम राउंड के बाद बीजेपी के कमलेश शाह 3027 वोटों से जीत गए। इस जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रसन्नता जाहिर की और इस जीत का श्रेय पीएम मोदी से लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। वहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों ने भी इस जीत का श्रेय प्रदेश की मोहन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों और नीतियों को दिया। साथ ही कहा कि जनता ने फिर भाजपा का साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार भाई कमलेश शाह चुनाव जीते हैं, इसकी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह साफ हो रही है। आज मैं उन सब कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, संगठन के हमारे मुखिया प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी और हमारे मार्गदर्शन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता को दिखाया है और इसीलिए कांग्रेस के लंबे समय के शासन ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार से परिणाम दिए उसको देखने के बाद देश की जनता को ये समझ में आता है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार में रहकर समय खराब किया और मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य का कलंक लगाने का पाप किया था। उस पाप को अब धोने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से किया है, उसके कारण जो भी चुनाव आते हैं उसमें प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिखाकर दे रही है। उसी कड़ी पर ये सुशासन की जीत जो आज अमरवाड़ा के उपचुनाव में दर्ज हुई है, मैं अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूँ। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए पीजी कॉलेज में हुई काउंटिंग में काफी उलटफेर होते रहे। पहले 3 राउंड तक भाजपा आगे रही, फिर उतार चढ़ाव के साथ 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह लीड बनाए हुए थे। आखिर के 3 राउंड में भाजपा को लगातार बढ़त मिली। कांग्रेस ने 2 राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका भी जताई। कांग्रेस समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग भी की।
कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने भी रिकाउंटिंग कराने की लिखित मांग की। हमारे द्वारा रिकॉर्डिंग का आवेदन दिया गया था, मगर शासन प्रशासन ने उसे निरस्त कर दिया गया और सरकार बीजेपी सरकार के दबाव में आकर हमें रिकाउंटिंग के लिए आदेश नहीं दे रही है। कमलेश शाह 3 बार के विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उपचुनाव हुए। हर्रई महल से उनका ताल्लुक है, लिहाजा चुनाव में महल की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई थी। आज अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारे क्षेत्र में 4-5 बार जो हमारे क्षेत्र में दौरा किया उन्होंने, और जो कहा था उन्होंने चुनाव के पहले ही करके दिखा दिया। उसका नतीजा है कि आज हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन ने आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है और विश्वास का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे क्षेत्र में सहयोग भी करेगी। और इस उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने भी जमकर मेहनत की थी। जीतू पटवारी ने वहां डेरा डाल रखा था तो कमलनाथ ने भी प्रचार किया, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की जुगलबंदी ने कमलेश शाह को जिताते हुए अमरवाड़ा पर कब्जा जमा ही लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। चलिए, तो अमरवाड़ा के नतीजे क्या कहते हैं, इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ गए। नेहा जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से समर सिंह जी जुड़ गए हैं। समर जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर राजेश जौहरी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत करते हो। पहला कमेंट नेहा जी आपसे, एक तो जीत की बधाई अमरवाड़ा की, और करीबी मुकाबला रहा, रोमांचक मुकाबला रहा, और 17वें चरण तक कांग्रेस के प्रत्याशी आगे रहे। ऐसे में ये नतीजे क्या कहते हैं? दीपेन जी, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं और संगठन ने सतत जनता से संपर्क बना के रखा है, मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि पुनः विधानसभा के उपचुनाव में अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुनकर भेजा है। और कांग्रेस पार्टी जो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकलती है, जो छिंदवाड़ा को अपना गढ़ बताती थी, न कमलनाथ जी का गढ़ बताती थी, वो कमलनाथ जी स्वयं टूरिज्म के लिए यहाँ पर दिखाई दी अभी भी उपचुनाव में। पर्याप्त तौर पर जो खींचतान है, जिस तरीके से जूतम पे जा रहे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो नेतृत्व में स्पष्ट दिखाई दी है और जनता ने इसको रिजेक्ट किया है। मुझे लगता है कि ये जनता की विजय है। जनता जानती है कि अगर विकास के साथ चलना है, कार्यों को करवाना है, समृद्ध मध्य प्रदेश में योगदान देना है, तो भारतीय जनता पार्टी की विजय आवश्यक है। हाँ, लेकिन नेहा जी, बहुत कम वोटों से जीत, करीब 3,000 वोटों से दावे थे भाजपा के कि हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो इतने कड़े मुकाबले की उम्मीद थी, या फिर जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टूर पे निकले तब ये हालत हो गई? अगर ये वाकई मेहनत से लड़ लेते तो फिर नतीजे तो कुछ और हो सकते थे। देखिए, लंबा अरसा हो गया, आपने भी अपने पैकेज में भी दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों के बाद अमरवाड़ा जीत कर आई है। और इतिहास में आज तक छिंदवाड़ा कितनी बार हम जीते थे, पुनः हम जीत कर आए हैं। लोकसभा की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस ने जिस फेक कमलनाथ जी के गढ़ को छिंदवाड़ा बना के रखा हुआ था, जिस मॉडल को दिखाया जाता था, जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। जनता चाहती है कि बाकी मध्य प्रदेश की तरह भी जनता छिंदवाड़ा का विकास हो, और इसीलिए पहले विधानसभा के परिणाम, फिर लोकसभा के और उपचुनाव का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वोटों का अंतर क्यों कम है, कितना कम है, जो अपेक्षा थी उस अनुसार है कि नहीं है। निश्चित तौर पर भाजपा जीत में, हार में, दोनों परिस्थितियों में आकलन करती है और पुनः मेहनत करने के लिए जनता के समक्ष उतर जाती है, फिर उतरेंगे। समर जी, तो अमरवाड़ा के नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, बड़े नेताओं के बयान अभी तक नहीं आए हैं, छुटपुट इक्का दुक्का है तो अलग बात, लेकिन अभी तो कोई आधिकारिक बयान आखिरकार क्यों नहीं आया? इस हार के बाद इतना मंथन क्यों हो रहा है कि ना प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोले, ना नेता प्रतिपक्ष कुछ बोले, ना खुद कमलनाथ कुछ बोले हैं? तो क्या चल रहा है कांग्रेस में? जी देखिए, आज पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी आज की जो नतीजे आए हैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। हम ये बात जानते हैं कि मौलिक रूप से और असल में भी हमारी जीत हुई है। यहाँ तक की बात है कि चुनाव परिणाम के साथ अगर सुबह से जिन भी लोगों ने अपनी नजर इस पर बना के रखी होगी, तो ये
सालों में कभी एक घटना ऐसी होती है जी जहां पर इस प्रकार से अंतिम दौर के अंदर परिणाम बदलते हैं। यहाँ पर आप देखिए 17 राउंड तक जब तक हम 2028 वोटों से आगे चल रहे थे, फिर 53 मिनट के लिए इलेक्शन कमीशन की जो है वेबसाइट बंद हो जाती है और वही वेबसाइट जो दूसरे राज्यों में चल रहे चुनावों के नतीजों को बता रही होती है। उसके बाद में 1 घंटे का लंच हो जाता है। लंच में 18 राउंड में जैसे ही वापस चालू होती है तो 1714 वोट की भाजपा को बढ़त मिल जाती है और 45 मिनट के बाद में फिर सब कुछ बंद हो जाता है। 1 घंटे बाद 19वें राउंड के अंदर 1704 वोट से भाजपा आगे रहती है। फिर 20वें राउंड के आसपास 3200 वोट के आसपास लगभग पहुंच जाती है और 3 राउंड जो है उनको खत्म होने में 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो इधर देखा जाए तो सही बात तो यह है, ये बात अलग है कि हम जीत का सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला है, लेकिन हम इस बात से बहुत आश्वस्त हैं कि इन्होंने ये इनके प्रकार कांग्रेस पार्टी को हराया है और ये पहली बार नहीं है। बीजेपी की एक लेगेसी बन गई है कि ये लोग छल करने में बहुत सक्षम है, छल करते हैं। अगर मैं वहीं पे उज्जैन के महापौर चुनाव की बात करूं और नहीं, अभी तो सिर्फ इस पर रहे हम, अभी इस पर ही रहे तो नहीं तो भटक जाएंगे। हाँ जी नहीं, मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि इनकी जिस प्रकार से जो इनकी रीति नीति रही है, जिस प्रकार से ये लोग मतलब आप कह रहे सीधे सीधे कि कुछ गड़बड़ हुई है एन मोमेंट पे, बस यही है ना। लेकिन इस पर भी तो हमको लगता है ठीक है, लेकिन इस पर भी कोई आधिकारिक बयान तो जारी किया जाता ना भाई। कांग्रेस की ओर से कुछ नहीं कहा गया, चुप्पी क्यों है समझ नहीं आ रहा। खैर नेहा जी देखिए सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। धीरेन शाह ने भी कहा, जो खुद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कि भाई एन टाइम पे आखिर कैसे ईवीएम खराब निकलती हैं, गड़बड़ हो जाती है। और कांग्रेस, हालांकि हमें लगता है कि हो सकता है इस पर अब खुल के अपनी बात रखे, लेकिन इस पर एक कमेंट बनता है कि भाई 17वें राउंड तक कांग्रेस आगे, फिर अचानक से आखिरी के 3 राउंड में क्या हुआ। देखिए ऐसा अनेकों बार होता है और जब तक नतीजे पूर्णता नहीं आ जाते, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तब तक जो है विजय का जश्न मनाती रहती है और नतीजे आने के बाद कभी चुनाव आयोग, कभी प्रक्रिया, कभी सत्ताधारी दल, कभी विपक्ष, जो जहां पे जिस प्रकार की परिस्थिति होती है कांग्रेस उस पर इल्जाम मढ़ने का काम करती है। कभी वोटिंग की प्रक्रिया, कभी ईवीएम मशीन। तो ये पहला अवसर नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस को आत्म अवलोकन करना चाहिए। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि कितने दिनों तक वहां पर इनके प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी रहे, कितने दिन बाद कमलनाथ जी विदेश से लौट कर आए, नकुलनाथ जी कहाँ थे। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि कौन सा कैडर इनका चुनाव में वहां पर उतरा हुआ था, क्या आपको जमीन पे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। पर भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति में उसका पूरा प्रत्येक कार्यकर्ता जो है, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे परिवार प्रमुख हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे बूथ की इकाई हो, चाहे जिले की इकाई हो, प्रदेश की इकाई हो, माननीय मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नेतृत्व जितना है वो सब हर छोटे बड़े चुनाव में उतरते हैं। कांग्रेस की तरफ से आपको कोई दिखाई दिया क्या? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए गए थे भाई जीतू पटवारी जी ने 3 दिन का कैंप किया। एक ही रही है कांग्रेस की, हमेशा से प्रक्रिया एक ही रही कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और चुनाव जीत जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा है और चुनाव हार जाए तो सारा कुछ बहुत बुरा है। चलिए राजेश जौहरी जी का कमेंट ले लेते, फिर मैं समर जी आपके पास आता हूँ। राजेश जी, नतीजे सामने हैं, 3027 वोटों से जीते हैं आप। क्या इसी तरह के हम नतीजों की उम्मीद कर रहे थे कि बहुत करीबी मुकाबला होगा? गोंगपा, उसकी बड़ी भूमिका रही है, करीब 25,000 वोट मिल गए। क्या उन्होंने खेल बिगाड़ा? नोटा, बताया जा रहा है कि हार जीत का जितना अंतर है उतने उससे ज्यादा तो नोटा को मिल गए। तो ये क्या हुआ है? दोनों दल क्या समझ ही नहीं पाए कि क्या नतीजे आने वाले हैं? देखिए दीपेश जी, अपन ने पहले भी बात करी थी पिछले डिबेटों में कि ये इतना ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टियों में से किसी के लिए भी हलवा हुई है। ये बहुत टफ फाइट रहने वाली थी, ये बात सही है बिल्कुल। और जैसा वर्ल्ड कप में इस बार हुआ, बिल्कुल लास्ट बॉल तक एक्साइटमेंट था, वैसा एक्साइटमेंट आखिरी राउंड तक बना रहा। एक बात तो ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और है कि इससे पहले भी अपन ने बात करी है कि इस चुनाव का भाजपा को खास फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि उनके पास विधानसभा में नंबर्स पूरे थे। कांग्रेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि एक बहुत मोरल बूस्ट करने वाला काम होता। और तीसरी चीज ये है कि जो चुनाव जो वहाँ पे मतदाता हैं, देखिए जबकि धीरेन शाह जी एक जो है एक उससे रिलीजियस उससे आते हैं और जिनकी काफी वहाँ के जो आदिवासी समाज में काफी उनको माना जाता है, इस कारण से ये चुनाव इतना और भी टफ हो गया था। और एक बात और है कि लोगों को ये समझ में आया कि पहली बार कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी के अलावा कोई आदमी भी यहाँ का मंत्री बन सकता है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। चौथा, जो अपना गोंगपा के बारे में हमेशा से
सभी जितने एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि उनको इतने हल्के में कोई ना ले। गोगापा को, अगर कांग्रेस गोगापा को बिठा लेती, उनके पक्ष में आ जाते, तो कांग्रेस निश्चित जीत जाती। कोई चांस नहीं था उसको कांग्रेस की नहीं जीतने का। पर क्या हुआ कि गोगापा के जो कैंडिडेट है उनको लोगों ने बहुत हल्के में लिया। एक आखिरी बात दीपेश जी ये है, वेबसाइट वाला इशू, एक निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पे वेबसाइट वाला जो इशू इसलिए सही नहीं है, वेबसाइट कोई और संभालता है, कहीं रिमोट होती है, बहुत दूर होती है जो संभालने वाले लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर पार्टी के वर्कर्स होते हैं, वहाँ बीजेपी के होते हैं, कांग्रेस के होते हैं, दूसरे निर्दलीय होते हैं और ढेर सारे लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट हमारे आपके जैसे पत्रकार होते हैं। वहाँ पे प्रशासनिक पूरा अमला होता है और प्रशासनिक अमले में सभी लोग भाजपा की विचारधारा के नहीं होते हैं। ऐसे में ये वेबसाइट पे क्या हो गया, इससे अपन ग्राउंड की रियलिटी पे शक करना सही नहीं है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस को भी अधिकार है, उन्हें चुनाव लड़ा, बहुत मेहनत से लड़ा था, और अगर इस पर भी अगर कोई बात होती है तो जब तक आधिकारिक बयान आएगा कांग्रेस का, तो शायद भाजपा को इसमें जवाब देना पड़े। देखिए, मैं आप मेरे पास पूरे डेटा आ गए हैं। गोंगपा के देवीराम को 54,382 वोट मिले राजेश जी, 80,078 वोट मिले धीरन शाह को, और कमलेश शाह को मिले 83,105। यानी ये 54,000 जो 382 वोट हैं, यही कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये बीजेपी के भी गए हैं, कांग्रेस हाँ, के भी दोनों गए के। हैं, तभी तो भाई जो लोकसभा में जीते 16। हाँ जी। तो समर जी, ये गलती हो गई क्या वहीं पर कि गोंगपा से नहीं हो पाया गठबंधन समझौता? अब देखिए 54,000 वोट पाए देवीराम भलावी ने, और महेश और नोटा को भी देखिए अब 3400 वोट मिले, मतलब नोटा पे पड़ गए वोट, उससे कम तो हार जीत का अंतर। तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी में कमी रही? क्योंकि देखिए भाजपा भी कॉन्फिडेंट थी कि हम जीत जाएंगे। अच्छा, आप ही लोग कहते थे कि भाई सत्ता पक्ष के लिए होता उपचुनाव तो बहुत आसानी से मतलब आज जीत जाते अगर बड़े अंतर से, तो आप भी शायद यही कहते कि भाई उपचुनाव जीतना कौन सी बड़े, सत्ता पक्ष तो जीतता ही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मतलब कहाँ कहाँ कुछ ऐसा मानेंगे आप कि भाई अगर गोंगपा से समझौता हो जाता, कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता, तो शायद नतीजे कुछ और होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए भरसक और संवैधानिक तरीके से जो कर सकती थी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास करे। जहाँ तक बात है हमारे नेताओं की, तो जिस प्रकार से बीजेपी हम पे आरोप लगाती है कि कमलनाथ जी नहीं गए, नकुलनाथ जी नहीं गए, तो ये सब झूठी बातें हैं। हमारे उमन सिंघार साहब वहां पर थे, जीतू पटवारी जी वहां पर थे, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की 8 दिन पहले वहां पर एंट्री हो जाती है। जो प्रत्याशी चयन होता है वो उनके फेवर, उनकी मोहर लगने के बाद ही होता है। उसके बाद में जो राव जितेंद्र सिंह जी है वो वहां पर जाते हैं, तो जितने भी हमारी पार्टी के अंदर वरिष्ठ लोग हैं सब वहां पर जाते हैं। क्योंकि एक बात यहाँ पर यह है कि हम कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया था कि हम गोंगपा के साथ में उसको चुनाव को लड़े, बिकॉज सबसे बड़ी बात थी कि वो एक बहुत निर्णायक वहां पर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को नहीं माना और इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के वोट काटे, उन्होंने बीजेपी के वोट भी काटे। और आज पूरा जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल है, और तो उन आदिवासियों के वोट उन्हें मिले। और जहां तक बात है कि 3,000 के लगभग वोट जो है नोटा को मिले, तो ये उन लोगों की नाराजगी दिखाता है जो कि बीजेपी में जाने के बाद में कांग्रेसी विधायक के ऊपर पढ़े लिखे लोग जो नोटा को समझते हैं, उनकी एक नाराजगी ना तो वो दे सकते थे ना, धीरन शाह को दे सकते थे, क्या दिक्कत थी भाई? वो पढ़े लिखे हो चाहे कोई हो। ऐसा नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि होता यह है कि नोटा के लिए अभी भी भ्रांतियां खूब सारी है। यहाँ पर लोगों को लगता है कि नोटा पे वोट देंगे तो चुनाव कैंसिल हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर 100% वोट भी नोटा को मिल जाते तो भी फिर से री इलेक्शन, ऐसी कुछ व्यवस्था वहां पर है। तो ये वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को जो कि नोटा को समझते हैं उनके वोट है। तो बेशक ये मानते हैं कि जमीनी स्तर पे कार्य कर, अगर ये फेयर इलेक्शन के रिजल्ट हैं तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन उसके बाद भी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता है उनका जो एक जो बूस्ट हुआ है मोरल, वो कर्नाटक चुनाव के बाद भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव के बाद भी देखा, और विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर लगभग यही बात हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। और आज भी यह है कि हम कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर रिफॉर्मेशन का दौर चालू हो गया है। वहीं अगर उल्टे हाथ पे देखा जाए तो जहां पर बीजेपी है उनके हौसले पस्त धीरे धीरे होते जा रहे हैं। ये बात अलग कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई चमत्कार अभी तक हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन वहीं अगर लोकसभा चुनाव के अंदर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर वो पार्टी जो 400 सीटों की बात करती थी, वो
सिमट के 240 पे आ गई है। उसके वो भी कब, जब इलेक्शन कमीशन ने हमारी विपक्ष की कोई बात नहीं मानी। इलेक्शन कमीशन के जितने भी अधिकारी हैं वो, अरे वो आपकी नाराजगी तो खैर समर जी वो तो रहती है। देखिए अगर ऐसा कुछ होता, मैं एक याद दिला दूं कि देश में और भी उपचुनाव हुए और 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए। भाजपा को उत्तराखंड में 2 सीटों का, या मतलब 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, है ना। तो यह नहीं होता कि भाई इस प्रकार का ड्रामेटिक घटनाक्रम जो है, ठीक है, एक नाटकीय घटनाक्रम किसी चुनाव में आपको दिखा आज के 13 में से? आप मुझे एक बता दीजिए। नहीं, इस हिसाब से तो फिर आप वो वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था उसको भी कह सकते कि फिक्स था साहब, कि भाई कहाँ अफ्रीका जीत रही थी फिर अचानक से इंडिया क्यों लौट आई मैच में। तो देखिए क्रिकेट और राजनीति बहुत सिमिलरिटी है। देखिए मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि क्रिकेट जो है वो सबके सामने वहां पर हो रहा था, और ये जो चुनाव है तो वहां पर आपके एजेंट बैठे हुए तो उनके सामने हो रहा था। देखिए, और जितने मैं आपको इससे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे गेम पलटा है। 16वें राउंड में 4,880 वोट मिलते भाजपा को, 3,699 मिलते कांग्रेस को, और भाजपा यहां से बढ़त लेना शुरू करती, 1181 पहुंचती है। फिर 17वें राउंड में भाजपा को 760 वोटों की बढ़त मिलती। फिर 18वें में 2,782 की, और जो टोटल बढ़त है वो भाजपा की हो जाती 707। और उसके बाद 19वें राउंड में 1741 वोट की बढ़त, और 20वें राउंड में 3,246 की, और उसके बाद जो फाइनल आंकड़ा है। बात सारी मैं मान रहा हूँ, आपके सारे आंकड़ों को मैं झूठा नहीं बोल रहा हूँ, सारे आंकड़े आप सही बता नहीं, रहे मतलब हैं। ये तो देखिए जिनको आपने एजेंट बना के बिठाया था उन पे तो आपको भरोसा करना होगा ना कम से कम। जिस प्रकार से तो एजेंट बना के बिठाया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात तो बीजेपी के कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड हुई है कि कहीं चुनाव हो रहा था, वहां पर महापौर की जगह 8-9 आप वोट जो है वो निरस्त कर देते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी चुनाव लड़ती है। और नेहा बग्गा जी के साथ में इससे पहले मैं किसी दूसरे न्यूज चैनल के ऊपर डिबेट में था, वहां पर मैंने आपको बात कही थी कि हम विश्वास नहीं करते अभी भी बीजेपी कभी भी बड़ा सा खेला कर सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग आपका है, कर्मचारी आपके हैं, सब पूरी मशीनरी आपकी है, और इसका फायदा बेशक आपको मिला है। चलिए नेहा जी, एक लास्ट कमेंट आपका भाई, ये जीत माने नहीं रहे हैं, तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, काफी दिन तक नहीं जीत पाएंगे। चलिए नेहा जी, एक तो समर जी की जो पीड़ा है क्या उस पर कहना चाहेंगे? दूसरा, क्या छिंदवाड़ा को मंत्री मिलने जा रहा है कमलेश शाह के रूप में? नेहा जी। दीपेश जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस की अकड़ है, जिस तरीके से कांग्रेस के हर बार एक ही प्रणाली में ये विलाप अलापते हैं, और मैंने पूर्व में बताया कि जीत पर तो ये सब चीजें स्वीकार कर लेते हैं और हार पर ये ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। अपने संगठन में नहीं देखते, अपनी कार्यप्रणाली को नहीं देखते, अपने जन नेताओं को नहीं देखते जो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकलते हैं। ये जनता के जनादेश का अपमान है, और एक बार नहीं, कांग्रेस अनेकों बार ऐसा ही गलती करके जनता से दूर होती चली गई है। और सरकार भी रही 15 महीने, तब भी हमने देखा कि किस प्रकार से वादा खिलाफी हुई है। तो चाहे पॉलिसीज की बात हो, चाहे जनता के समक्ष रहने की बात हो, चाहे जनता के मुद्दों की बात हो, कांग्रेस पार्टी का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। जनता का जो जनादेश था वो मतपेटी में बंद होकर रिजल्ट आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि उसको सहर्ष ने स्वीकार करके अपने आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। जी, छिंदवाड़ा को क्या मंत्री मिलने जा रहा है नेहा जी? देखिए, मंत्री मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा है, इससे ज्यादा कई महत्वपूर्ण ये है कि छिंदवाड़ा को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनप्रतिनिधि मिल गया है, जो डबल इंजन की सरकार में अपना कंट्रीब्यूशन जो है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन देने वाला है। चलिए, लास्ट कमेंट राजेश जी आपसे, नतीजों के मायने क्या कांग्रेस के नेताओं की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, या फिर जो कम मार्जिन की जीत है इससे क्या कुछ वेटेज मिल पाएगा भाजपा के नेताओं को, या फिर ये एक सेटबैक रहेगा कि इतने कम वोटों की जीत? कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात है कि कांग्रेस भी कम मार्जिन से हारी है, तो कांग्रेस को मतलब इतना ज्यादा जो फेस सेविंग वाली समस्या उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। भाजपा कम मार्जिन से जीती है, सरकार होते हुए, सब कुछ होते हुए, इतने बड़े बड़े लोग, मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोग अगर वहां पहुंच रहे हैं, उसके बाद तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, नेहा जी जो कह रही हैं कि जीत में या हार में दोनों में आत्ममंथन करते हैं, तो आत्ममंथन तो वो करेंगे। और ये जो अपने गोगापा को 54,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, इस पर फोकस अब भाजपा करेगी। जैसा जो चुनाव की पॉलिटिक्स को देख के, चुनाव की रणनीति को देखकर लगता है कि अब पूरा फोकस पूरे तरीके से इस पर रहेगा कि जीजीपी को
कामयाबी वो गोगापा गणतंत्र पार्टी के इन 54,382 वोटों में ही है। नोटा देखिए 3400 हो गया। ये एक बात और बतानी थी आपको दीपेश जी, ये बड़ा दुखद किस्सा है अपने देश में। चलो इंदौर में तो समझ में आता है कि नोटा को वोट दिया और कांग्रेस ने सही प्रचार किया क्योंकि उनके जो भी गड़बड़ हुई थी, लेकिन वहां पर छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में कौन सी प्रॉब्लम थी? तो वहां पर नोटा को 3400 वोट मिलना, नोटा अपने देश में एक फैशन टाइप का हो गया है। और ये जो जिसे कहना चाहिए, जो लिबरल अपने आप को मानते हैं, प्रोग्रेसिव मानते हैं, वो कहते हैं मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया हो गया है। हाँ, नोटा जो है, नोटा से किसको फायदा होना है? ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना किसी को, और ना देश को फायदा होना है। अपनी ओपिनियन दीजिए ना, नोटा देने की क्या जरूरत है? आप तो आपको अगर वो जम रहा है, कोई इंडिपेंडेंट आदमी जम रहा है, तो उसको दे दीजिए। उसको अगर 10-20 हजार वोट मिलेंगे तो उसकी अगली बार राजनीति चमकेगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन नोटा देना सही नहीं है। मतलब एक नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये नोटा जो है कई बार नतीजे बदल दे रहा। अब तो ये स्थितियां हो गई हैं करीबी मुकाबले। चिंता की बात है देश के लिए, देश की जो लोकतंत्र की जो हेल्थ है उसके लिए अच्छा नहीं है ये। बिल्कुल ठीक। नोटा पे इतने वोट आना। चलिए, खैर एक उपचुनाव निपट गया है, दो फिर सामने खड़े हैं, बुधनी के और जो रामनिवास रावत की सीट खाली हुई विजयपुर, दोनों जगह फिर उपचुनाव होंगे। चंद दिनों में हो सकता है अधिसूचना भी जारी हो जाए चुनाव की, तो क्या होगा वहां पर, इस पर रहेंगी नजरें। शुक्रिया आपका नेहा जी, शुक्रिया आपका समर जी, शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस अब आगे क्या स्ट्रेटजी बनाती है अगले दो उपचुनावों के लिए, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। ये कह सकते हैं कि चूंकि हार जीत का अंतर कम, तो इसलिए दोनों के जो हौसले हैं वो अभी बने रहेंगे। एक तो जीत गए हैं और एक जीत के करीब पहुंच गए, तो ये अगले दो उपचुनाव के लिए स्ट्रेटजी बनाने में काम आएंगी चीज़ें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।